गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQ आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टॉपिक। इन द गिवन रिएक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो बच्चा, सबसे पहले आपको जो ये रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, इसके लिए आपको जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो आपको लिखना है। रेट ऑफ अ रिएक्शन जो आपको लिखना है, ठीक है, वो लिख लीजिए। दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, ये लिखते हैं। इक्वल टू में H2 के लिए लिख लीजिए -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। इक्वल टू में प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं प्लस में 1/2 डेल्टा अमोनिया। ठीक है, कंसंट्रेशन में शो कर रहे हैं हम लोग, और ये डेल्टा T। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो, हमें जो दे रखा है वो अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ना। हमें दे रखा है अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब देखो, जब हमें अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है बच्चा, तो हमसे पूछा गया है रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये रेट ऑफ अ रिएक्शन इस वाले क्वांटिटी के इक्वल है, इस तरह से इक्वल है। ठीक है ना। और आप बच्चा जो ये है ना, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको बस हमें हाफ यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, समझ में आया। तो 1/2 इंटू में 3.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें करना है। सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया। इतना इजी क्वेश्चन था, और बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या प्रैक्टिस करते हैं और क्या सोचते हैं। चलिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछा था। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या था। वो था आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। यही वाला था हमारे पास। ठीक है, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपसे पूछा है। अब देखो, जब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकल कर आ गया, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, यही था हमारे पास। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इस तरह से मत करो। सबसे इजी वे क्या है आपका, देखो इसके इक्वल था हमारे पास प्लस में हाफ ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, अपॉन में डेल्टा T। हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में अपना आंसर चाहिए ना, तो हमें इसका आंसर पता है, तो इसको इक्वेट कर दो। आप लोग क्या करो, सिंपल से डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T, ठीक है ना, इक्वल टू ये जो -1/3 है ना, इस 1/2 के पास हम लोग लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 3/2 इंटू इस वाले की वैल्यू लिख दो, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻4। बस, अब ये सिंपलेस्ट हो गया। अभी कॉम्प्लिकेट नहीं रहा, तब आंसर हमारा कॉम्प्लिकेट हो सकता था। ठीक है ना। और क्योंकि डिसअपियरेंस का रेट पूछा है, तो माइनस का कोई यहाँ पे रोल भी नहीं है, इस माइनस को आप हटा सकते हो। तो सिंपल है 5.4 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आगे समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जो कि इजी था। ठीक है बच्चा। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द फॉलोइंग रिएक्शन वॉज कैरिड आउट इन वाटर। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड वॉज 0.30 मोलर and concentration after 10 minutes reduced to 0.28 molar. Calculate the ratio of disappearance of iodide and production of I2. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर से वही, आपको रेट लो एक्सप्रेशंस लिखने हैं पहले, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशंस लिखने हैं पहले, जो आपके आएंगे -dBr2 अपॉन dt इक्वल टू -1/2 d आयोडाइड के लिए है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में dt इक्वल टू प्लस 1/2। ठीक है, ये होगा आपका प्लस 1/2 d ब्रोमाइड
अपॉन में dt, ठीक है, एंड इक्वल टू में प्लस 1/2, नहीं 1/2 नहीं है, सिंपल आयोडीन है ये तो हमारे पास, ठीक है, ये होगा प्लस di2 अपॉन में dt, ठीक है ना। ये सारे हमने रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस लिख लिए बच्चा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ये बोल रहा है कि इस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो इनिशियली आपकी आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.303, ठीक है ना, उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स बाद ये हो गई 0.28, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, देखो ना ऐसे लिखो, माइनस di2 आयोडाइड के लिए दे रखी है हमें, ठीक है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमें दे रखी है माइनस डी आयोडाइड अपॉन dt, ठीक है ना, ये हम लोगों को दे रखी है बच्चा। हमें बोला गया कि पहले थी इनिशियली 0.30, आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि यहाँ पर आफ्टर 10 मिनट्स रिड्यूस हो जाती है 0.28 में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है, जो आएगी आपकी 0.002 मोलर पर मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें जो निकालनी है वो निकालनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइड एंड प्रोडक्शन ऑफ I2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइड निकाल लिया, इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है ये वाला। अब देखो ना ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, ऐसा है या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान से देखो बच्चा कि हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, ये रहा ना, ये रहा यहाँ पर, ये रहा, ये 1/2 है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लिया, लेकिन 1/2 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ये आपका आंसर है, ठीक है, इसको मैं करके दिखाती हूँ एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। देखो बच्चा हमारे पास जो आया माइनस डी आयोडाइड अपॉन dt, वो आ गया 0.002, ठीक है ना, हमारे पास ये आ गया बच्चा। अब क्योंकि हमें पता है कि माइनस डी आयोडाइड अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस di2 अपॉन dt, ठीक है ना, यहाँ पे 1/2 है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चा हमें निकालना है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन निकालना है ना, तो बस यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो -12 इंटू जो हमारा आंसर आया था 0.002, ठीक है, इसको डिवाइड करो, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.001। और मैंने कहा था माइनस सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए है, तो उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, हम इसको माइनस नहीं लिखेंगे आंसर में, ठीक है ना। तो बस हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको यही पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपसे पूछा गया है, सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखो और फिर आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको एक्सपेरिमेंटल रेट डेटा दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। आपसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछे हैं ए और बी के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये वाले एग्जाम में पूरे चांसेस होते हैं आने के। तो कैसे निकालोगे बच्चा, अब देखो आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपसे ये पूछा है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले रिएक्शन नंबर 1 लिखो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रेट लो, यहाँ पे एक्सप्रेशंस आपको लिखने हैं। रेट लो के लिए आपके पास एक्सप्रेशन होता है के ए टू द पावर एक्स, क्योंकि आपके पास ए और बी है, ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसके लिए ए की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है और बी की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है और के की वैल्यू भी आपको दे रखी है, इन सबको यहाँ पे पुट करना, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बन के निकल के आएगी आपकी, रिएक्शन बन के निकल कर आएगी आपकी रेट इज इक्वल टू के, अच्छा वेट, के की वैल्यू थोड़ी दे रखी है आपको, ये तो इनिशियल ए
इनिशियल ए, इनिशियल बी, इनिशियल रेट। अच्छा ये रेट दे रखा है आपको, ओके ओके ओके, के की वैल्यू गिवन नहीं है बच्चा। हाँ तो रेट की जगह आप लोग लिखोगे 1.89 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू के। ए की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2 टू द पावर एक्स, और बी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, और इसकी पावर वाई। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को लिखिए, ठीक है, और सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा आप फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है बच्चा। तो वहां से जो आपका ऑर्डर निकल कर आएगा, ठीक है, वहां से जो आपका ऑर्डर निकल कर आएगा, फिर आप हाँ वहां से जो ऑर्डर निकल कर आएगा वाई का, इस वाले वाई का, उसके रिस्पेक्ट में होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर आप थर्ड इक्वेशन को लिखिएगा, और थर्ड इक्वेशन को फिर आप डिवाइड करिएगा सेकंड वाली इक्वेशन से, तो वहां से जो एक्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका 2। समझ में आया? तो ये था आपका आंसर जो पूछा था कि विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी आपका क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया क्या ऑर्डर होगा, आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। 3/2 और जो 1/2 है बस इसको प्लस कर दीजिए, योर ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। डिफाइन रेट कांस्टेंट। बच्चा रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ओके, it is defined as the rate of a chemical reaction for which the concentration of each of the reacting species is unity। समझ में आया? जो रेट कांस्टेंट के है उसको डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जो आपका रेट कांस्टेंट है ये किसी भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं आपकी स्पीशीज की, जो आपकी ए या बी या सी, ठीक है, जितनी भी आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना वो यूनिटी यानी कि 1 होती है, ठीक है। इस रेट कांस्टेंट के लिए यानी कि जिस रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है उसके लिए हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। डिफाइन स्पेसिफिक रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये क्या होता है? एट अ गिवन टेम्परेचर रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, है ना, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। ओके, thus the rate constant is also known as the specific rate constant, यानी कि जिस टाइम पे जिस मोमेंट पे हम कॉन्सेंट्रेशंस को यूनिटी कर देते हैं उसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिफरेंस बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड द मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. Okay, order of a reaction can be 0 or even a fraction, but molecularity is always a whole number. So these are the two differences, major differences in between the order of the reaction and molecularity of the reaction. Now देखिए question number 15. For a reaction, राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है बेटा, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया? 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्लैटिनम है वो एक कैटलिस्ट है, ठीक है। एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो अ फर्दर चेंज in reaction conditions is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making the rate of the reaction independent of its concentration. समझ में आया बच्चा? ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के रिएक्ट कर रहे हैं तो मोलिकुलरिटी क्या हो गई? दैट विल बी 2। ओके, समझ में आ गया?
ऑर्डर कैसे फाइंड किया आपने? डिकम्पोजिशन से, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और मोलिकुलरिटी कैसे फाइंड की आपने? कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो वो है 2 नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए ऑर्डर मोलिकुलरिटी इज द 2। अब यूनिट क्या होगी के की? अब क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। गॉट माय पॉइंट? तो इसी तरह के आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ हम मूव ऑन करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। देखिए आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ऑर्डर कौन सा है बेटा? जिस रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है आपकी हाफ लाइफ, ठीक है, तो वो ऑर्डर होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है हाफ लाइफ के लिए 0.693/K। यहाँ पे कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन का नामो निशान नहीं है, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चा यहाँ पे जो स्लोप आता है दैट इज -K। ये मैंने सारे ग्राफ्स आपको करवाए हुए हैं अपनी थियोरी की वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देखिए और समझिए कि कैसे हम इन ग्राफ्स को प्लॉट करके स्लोप या इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ को निकालते हैं, ठीक है। तो आप बड़े आराम से निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर भी मैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे ही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम वही सेम क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा है बच्चा कि दिस रिएक्शन के लिए रेट आपको दे रखा है, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी है। अब देखो जो ये आपको रेट दे रखा है ना, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रेट बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ C2H4 पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की वो होगी आपकी सेकंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स, ठीक है। अब आपसे हाफ लाइफ पूछिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है 0.693/K इज द फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ। तो 0.693/K की वैल्यू आपको दे रखी है, बस सॉल्व करके आप लोग अपना आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 37 क्वेश्चन में देखो ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वेरिएशन दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है। मैंने कहा ना इसके लिए आपको मेरी थ्योरी की वीडियोस को स्क्रॉल करना पड़ेगा बेटा, उसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। तो ये जो ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर के लिए है, और जो यहाँ पर स्लोप आएगा दैट विल बी -K, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है यहाँ पर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 38 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप करने की गलती ना करें, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। बच्चा कैसे अटैम्प्ट करोगे इसको अटैम्प्ट करने का सबसे ईजिएस्ट वे है हमारे लिए कि सबसे पहले इंटीग्रेट रेट इक्वेशन लिखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो होती है T इज इक्वल टू 2.303/K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, आफ्टर टाइम T, ठीक है। अब हमसे सबसे पहले कहा है 99% के लिए, तो ऑब्वियसली इनिशियली वो 100% थी, और जब 99% कंप्लीट हो गई तो कितनी बची होगी वो रिएक्शन? ओनली 1% बची होगी, तो हमें रिमेनिंग के लिए लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप निकालोगे 99% के लिए, ठीक है, वो आएगा 2.303/K लॉग, ठीक है, यहाँ पे आएगा 100/1, यही आएगा, ठीक है। 100/1 को कैसे लिखोगे? इसे आप लिख सकते हो 10⁻², लिख सकते हो, ठीक है ना। 10⁻² लिखा मतलब 2 आपका लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 log 10, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये आ गया log 2। समझ में आ गया? इसको अब एज इट इज अभी के अभी रखो, यहाँ पे आपका ये वाला एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिख देती हूँ ताकि हमारा स्पेस ना घिरे। यहाँ पर आ गया आपका आंसर log 2, ये आया 99% के लिए। अब निकालो 90% के लिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या लिखोगे? 2.303/K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100, ठीक है, और अपॉन में कितनी बची? जब 90% कंप्लीट हो गई है, अपॉन में बची 10।
तो ये कैंसिल हो गया, आपका बचा log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब जरा इसको बेटा कंपेयर करो, करो कंपेयर जरा। ये देखो सेम, और क्या आ गया आपका log 2। ठीक है, तो आपका देखो ये ट्वाइस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंपेयर कर लिया। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, तो बस ये रहा यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, वेट log 2 थोड़ी था ये, मैं कहूँ log 2 कैसे, इट इज ओनली 2 ना, इंटू 2। log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई थी ना, 2 आपका पहले आ गया था। यस, ठीक है, तो आ गया आपका ट्वाइस। समझ में आया बच्चा? हाँ, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, इसे बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। ठीक है, देखिए बच्चे, सभी क्वेश्चंस आपके एक जैसे पैटर्न पे हैं। ठीक है, इनके सॉल्व करने की पूरी आप लोग कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी के। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। बेटा इसका आंसर नो है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है ना, तो टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है रेट कांस्टेंट की। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर कैटलिस्ट को हम ऐड करते हैं तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई फर्क पड़ता है बच्चा? अब देखो, जैसे कि आपको पता है, अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि कोई इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का कि नहीं होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट को ऐड करने पर। अब क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, ठीक है, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने पर, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चा, फिर है क्या गिब्स एनर्जी पे कोई फर्क पड़ता है? कैटलिस्ट का गिब्स एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चा। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी को आपको डिफाइन करना है। द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स टू इनेबल देम टू क्रॉस ओवर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे हम EA से डिनोट करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी आपका जो फॉर्मूला लेके चलता है दैट इज ET माइनस ER। समझ में आया बच्चा? तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो एक्स्ट्रा में रिक्वायर्ड होती है और सप्लाई भी की जानी चाहिए रिएक्शन को, जिसकी वजह रिएक्टेंट है वो इनेबल हो पाते हैं अपने उस पोटेंशियल डिफरेंस के एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, जिसकी वजह से कि वो पहुंच कर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकें। तो वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए ताकि वो बना सके प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके बच्चा, चलिए ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका हम लोग। न्यूमेरिकल देख लेते हैं 73। द रेट ऑफ अ रिएक्शन becomes 4 times when temperature changes from 293 to 313 Kelvin। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है log K2 अपॉन log K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो T1 T2 आपको दे रखे हैं। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे दे रखा है कि एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। ठीक है, एज्यूम करना है कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ओके बच्चा। अब आप देखो, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो रहा है। ठीक है, क्वाड्रपल कैसे आपको दे रखा है ना, 4 टाइम्स हो रहा है। तो जो आपका K है, ठीक है, जो आपका K2 है वो हो रहा है 4K1। ठीक है, तो K2 की जगह क्या लिखोगे? 4K1। तो K1 K1 कैंसिल हो जाएंगे, सारी वैल्यूज को रखना। एक्टिवेशन एनर्जी जो निकल कर आएगी दैट विल बी 52.86 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन जरूर ये लर्न कीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 80। The rate constant for a first order reaction is 60 second inverse.
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे डिपेंड है आपका, दैट इज T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही है। अब जो के है वो आपको दे दिया 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब जो आर है यानी कि जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो बोल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1/16 है, यानी कि जो आर है दैट विल बी इक्वल टू R0/16। ये आपको लिखना है, इस आर की जगह आपको R0/16 लिखना है। के की वैल्यू आपको दे दी तो सिंपल है, आपको टाइम निकल कर आ जाएगा। दैट जो आपका आंसर आएगा 0.046 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। तो बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, बाकी इसमें आगे और भी क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चंस, वो मैंने वीडियोस अभी क्रिएट नहीं की हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये 80 क्वेश्चंस तक मैंने आपको पूरे कराने की कोशिश की है। ये देखो सारे सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक दो क्वेश्चंस आपको और करवा के दिखाऊं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 एक बार देख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। देखो फिर से वही दो आपको रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, दो टाइम आपको दे रखे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, देखो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा आपका, लो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके सेम बेस्ड बिल्कुल, तो इसलिए 80 क्वेश्चंस टोटल के टोटल यहाँ पर थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है ना, और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।